सबसे पहले अगर हम सप्लाई या डिमांड की जो है जब बात करते हैं तो उसमें बेसिकली हम उस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मार्केट में जब कोई बायर अगर ज्यादा होते हैं तो बहुत ज्यादा बायर्स का जब प्रेशर आता है तो एक मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मूव दे। ठीक है, तो उस मूव देने से पहले का जो एरिया है उसको हम मार्क करेंगे डिमांड जोन पे। इसी तरह से अगर मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स आ जाते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो देते हैं तो हम उस एरिया को जो है वो मूव स्टार्ट होने से पहले का जो एरिया है उसको मार्क करेंगे सप्लाई के। देखने में या जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से बात करने में तो ये बिल्कुल जो है वो एक सिंपल चीज जो है वो लगती है कि अच्छा भाई मार्केट में ये एक तेज मूव आया है, मैं यहाँ पे 15 मिनट में हूँ और 15 मिनट में अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो क्रिएट हुई है तो 5 मिनट में तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्रिएट होंगी और जो दूसरा ट्रेडर है वो 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसने देखा भाई तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो क्रिएट हो गई हैं और उसने झट से जो है वो उसको सप्लाई या डिमांड जो है वो समझ लिया। तो बेसिकली देखने में या सुनने में ये थोड़ा सिंपल लगता है, बट जब हम इसको रियल टाइम चार्ट में जो है वो अपनी ट्रेड ले रहे होते हैं तो वहां पे जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं एंड वहां पे हमें ट्रेड्स जो है वो हमारी लॉस में जाती हैं। तो वहां पे हमें बेसिकली ये इश्यूज कुछ फेस होते हैं। तो बेसिकली हम उन इश्यूज की जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मजीद हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं? सबसे पहले चीज तो ये है कि मार्केट में एक शार्प मूव हो। ठीक है, सॉरी, ये पहला पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है हाई टाइम फ्रेम पे वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं ये देखूं कि जो मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है, तो ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो ठीक हो गया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अच्छा मार्केट ने जो है वो शार्प मूव कहाँ पे दिया। अब बेसिकली कई लोग जो है वो 5 मिनट या बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, कई लोग 1 मिनट के ऊपर भी जो है वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन मैं मोस्टली 15 मिनट या 30 मिनट के ऊपर जो है वो ट्रेड करता हूँ। तो मैं जो 15 मिनट और या 30 मिनट वाले जो जोन्स हैं उनको जो है वो मार्क करता हूँ, या 1 आवर वाले, क्योंकि वो ज्यादा वैलिड होते हैं एंड वो ज्यादा आपको कंफर्मेशन, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं तो मार्केट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। तो आप अगर 5 मिनट पे कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि तीन कैंडल्स यहाँ पे, तीन कैंडल यहाँ पे, 6 कैंडल और तीन कैंडल यहाँ पे, 9 कैंडल्स। तो 9 कैंडल्स का एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो आया। तो ये दूसरा पॉइंट है। ऑलमोस्ट एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो ये आप कह सकते हैं कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद, कि जो अगर हम देखेंगे जो 15 मिनट वाली जो कैंडल है वो एवरेज जो कैंडल है वो अप्रोक्सीमेट, आप ये कह सकते हैं कि एवरेज जो कैंडल है 15 मिनट में वो आपकी 70-80 पिप्स की होती है। तो जैसे हम एवरेज इसको समझ लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 60-70 पिप्स के करीब है अगर हम इसको एवरेज समझ लें। ठीक है, तो ये भी 60-70 के करीब है और ये जो साथ वाली है इसको अगर हम समझें तो 70-80 पिप्स यानी कि इतनी ही होती है। ये 80 पिप्स के करीब है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये एक एवरेज डिस्प्लेसमेंट है कि ऑलमोस्ट इतनी पॉइंट्स की या इतनी पिप्स की एक एवरेज कैंडल होती है। तो वो जो कैंडल्स हैं जो डिमांड या सप्लाई को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप 80 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 80-80 कितना हुआ, 160 और 240। तो आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि भाई 240 पिप्स तक की जो तीन कैंडल्स है ना वो एटलीस्ट तो होनी चाहिए और उनकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस एरिया में देखें तो आपको कितनी पिप्स जो है वो नजर आ रही हैं, ऑलमोस्ट 360। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है या एक बड़ी जो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पॉइंट भी हो गया, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि भाई एटलीस्ट जो है जहां पे भी ये सप्लाई या डिमांड क्रिएट होगी वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक जरूर करनी चाहिए। ठीक है, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर कोई भी होगा, चाहे वो चेंज ऑफ करेक्टर हो, चाहे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कर रही हो, चाहे वो स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट कर रही हो, तो वो एटलीस्ट कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक लाजमी कर रही हो। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर रहा है एंड ये ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट, एक जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा प्राइमरी है लेकिन एक जो स्मॉल बेसिकली यहाँ पे बेरिश मूव आई थी तो उस पूरे मूव को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हम इसको भी मार्क कर सकते हैं, ये भी एक हमारा पॉइंट है। इसके अलावा और मजीद एक चीज और है, कोशिश करें कि जहां पे भी आप ये एरिया मार्क करें वहां पे एटलीस्ट कोई लिक्विडिटी जोन को जो है वो लिक्विडिटी यानी कि स्वीप जरूर होगी हो, तो वो मजीद कंफर्म कर देगी आपके जो डिमांड जोन है उस एरिया को।
ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे पिन बार क्रिएट हुई, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एंटर हो गए, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, एंड ये यहाँ पे फौरन से उसने उसको स्टॉप लॉस को हंट किया, एंड उसने एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मूव दिया। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम एक स्ट्रॉन्ग जो है वो डिमांड जोन उसको मार्क कर सकते हैं, या सप्लाई जोन उसको मार्क कर सकते हैं। ये जो 5-6 पॉइंट्स हैं, ये डिमांड जोन के साथ साथ सप्लाई जोन के ऊपर भी वर्क करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब एक जो प्राइमरी है वो हमारे पास डिमांड जोन क्रिएट हो गया है, तो क्या जो उसके अंदर जो है वो मजीद जो कैंडल्स क्रिएट होंगी, मजीद पैटर्न जो है वो बनेंगे, स्मॉल पैटर्न्स बनेंगे, तो वहां पे डिमांड जोन या सप्लाई जोन ये क्रिएट नहीं होंगे? तो ऐसा नहीं है, वहां पे भी आपके पास ये डिमांड जोन या सप्लाई जोन जो है वो क्रिएट होंगे, जिनको आप जो है वो इनर डिमांड जोन या इनर सप्लाई जोन या स्मॉल डिमांड जोन या स्मॉल सप्लाई जोन के साथ मार्क कर सकते हैं। लेकिन उनके भी करेक्टर जो हैं वो जो 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताए वही होंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो स्मॉल हैं, स्मॉल डिमांड जोन या स्मॉल सप्लाई जोन है, तो उनमें से छह जो 5-6 पॉइंट्स हैं एटलीस्ट, तो उन 6 पॉइंट में से ऑलमोस्ट 4 तो होने ही चाहिए। ठीक है, वो 6 के 6 आपको मोस्टली जो है वो जो इनर वाले डिमांड या सप्लाई जोन है उनमें नहीं मिलेंगे। उनमें से हो सकता है कि 1 या 2 पॉइंट्स जो है वो कम हो, 1-2 कन्फर्मेशन कम हो, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम इस डिमांड जोन को जो है वो देखें, तो ये जो है हमारे पास एक डिमांड जोन जो है वो क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो आया है। ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट 4-5 कैंडल्स का आया है, 4 कैंडल्स ही हम एज्यूम करते हैं क्योंकि पांचवी कैंडल ने उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो जो ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर हम देखें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो है 170 के करीब है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आपकी कम है। ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे थोड़ी स्वीप जो है वो हो गई है, सपोर्ट एरिया हमारा पहले से मौजूद था यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी उसने स्वीप किया है, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम है, ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है जो कि मिस है, कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हुई है या नहीं हुई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें स्पोर्ट से नीचे जो है वो गया है, बट अब आप ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंटिंग है कि जहां पे आपको क्लियर नजर आ रहा हो कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ठीक है, तो ऐसा क्लियर लिक्विडिटी स्वीप हमारे पास नहीं है, ये हम खुद से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी होगी वो स्वीप होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, फाइन। कैंडल्स जो है 3-4 जो है वो बनी है, फाइन। कुछ करेक्टर्स जो है वो हमारी फेवर में है, कुछ चीजें हमारी फेवर में नहीं है, तो हम इसको एक इनर डिमांड जोन के तौर पे मार्क कर लेते हैं। अब चीज ये है कि जब हम डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं तो हमारी एंट्री का क्राइटेरिया क्या होगा? हमारी एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो अब बेसिकली दो सिनेरियोज के ऊपर बेस करेगा। पहला सिनेरियो तो ये होता है कि भाई आप, हाँ, जो हम मोस्टली टेक्स्ट बुक्स में जो है अगर हम डिमांड सप्लाई जोन के बारे में करें, तो भाई जैसे ही वो डिमांड जोन क्रिएट हुआ, दूसरा जो है वो उसको जैसे ही मिटिगेट करेगा उस डिमांड जोन को या सप्लाई जोन को, तो हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, तो मोस्टली वो एंट्री वैलिड भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं होती, लेकिन ये हर ट्रेडर का अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री जो है वो लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कैसे जो है वो लिया होगा, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे वाली लिक्विडिटी स्वीप की, एंड इस डिमांड जोन के अंदर क्लोज हुआ और इस सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, तो आपने यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर ली, और आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जो कि ऑलमोस्ट 40-50 पिप्स का बनता है। तो उसके बाद आप ऑलमोस्ट जो है वो कोई ये ज्यूम कर लें कि आपने यहाँ पे अगर ट्रेड ली है तो ऑलमोस्ट कुछ 100 पिप्स के करीब आपने प्रॉफिट जो है वो लिया। ठीक है, लेकिन अब भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग मूव नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा प्राइस आई, दोबारा प्राइस यहाँ पे आई, एंड यहाँ पे आके यहाँ पे इस एरिया में अगर आप इस चीज को गौर करें, तो ये एरिया यहाँ पे हमने एक ट्रेड भी ली थी, मैं उसका भी आपको थोड़ा सिनेरियो बताता हूँ। यहाँ पे इस एरिया पे गौर करें तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। अब होना क्या चाहिए था? सबसे पहले तो हम इस ट्रेड की चले बात कर लेते हैं। हुआ क्या कि यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन जो है वो क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में सप्लाई जोन इस तरह से क्रिएट हुआ कि यहाँ पे आपका जो है डबल टॉप बना, यहाँ पे आपका जो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फिर जी क्या हुआ आपका, यहाँ पे प्राइस ऊपर जो है वो मूव गया, ऊपर मूव लिया प्राइस ने, एंड जो है यहाँ वाली जो लिक्विडिटी थी, इस इस रेड कैंडल वाली, ठीक है, तो इसको इसने स्वीप किया, इस लिक्विडिटी को लिया,
एंड प्राइस जो है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और ये दो कैंडल्स ही बनी है, बट इन दो कैंडल्स की अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये अप्रोक्सीमेट आपकी 270 पिप्स से ज्यादा बनती हैं। ठीक है, तो हमने इस एरिया को सप्लाई जोन जो है वो मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हम जब प्राइस दोबारा इधर आया तो मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली, क्योंकि मैं जब भी प्राइस डिमांड जोन या सप्लाई जोन को टच करता है तो मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता, मैं वहां पे वेट करता हूं कि वो मुझे लिक्विडिटी स्वीप दे। तो यहाँ पे आपके पास प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बेरिश कैंडल जो है वो क्रिएट की। अब बहुत सारे जो सेलर्स हैं उन्होंने यहाँ से इस कैंडल के बेस के ऊपर जो है वो एंट्री लिया होगा। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जो है वो क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे उन्होंने एंट्री जो है वो लिया होगा। एंड उसके बाद प्राइस यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी कैंडल्स हैं जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग विक जो है वो दी है, एंड यहाँ पे कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, कितना बाइंग प्रेशर आया है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेलर्स जो है उन्होंने एंट्री किया, तो दोनों साइड्स पे हमारे पास लिक्विडिटी बन गई। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे मैंने स्टिल जो है उसका वेट किया, प्राइस यहाँ पे गया, जैसे ही उसने ऊपर वाली साइड की लिक्विडिटी स्वीप की तो मैंने जो है वो एंट्री ली। थोड़ा सा मैंने डिलेड एंट्री ली, वो मैंने मिस कर दी थी, बट मुझे एंट्री जो है वो मेरी बनती थी, वो ऑलमोस्ट जैसे ही उसने स्वीप किया था उसी वक्त बनती थी। ठीक है, तो खैर मैंने थोड़ा सा डिलेड एंट्री यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया और यहाँ पे एंट्री ली, एंड जैसे ही वो प्राइस यहाँ पे आया, मेरा टारगेट मैंने इस लिक्विडिटी एरिया का ऑलमोस्ट रखा था। अब यहाँ पे हुआ होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे प्राइस आया, इस लिक्विडिटी जो काफी ज्यादा लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करके उसको फौरन से इधर से ही ऊपर जाना चाहिए था, बट वो प्राइस फौरन से जो है वो मजीद नीचे आया, और बायर्स को उसने जो है वो ट्रैप किया। ठीक है, और बायर्स को ट्रैप किया क्योंकि इस यहाँ पे नीचे डिमांड जोन है, और बायर्स यहाँ पे अग्रेसिवली जो है वो एंटर हुए। जैसे ही एंटर हुए तो प्राइस शार्पली ऊपर गया है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ही जो स्विंग क्रिएट हुआ है उसमें शार्पली जो है प्राइस अगेन नीचे आया, एंड उसने इस वाले जो यहाँ पे बायर्स बैठे थे जिन्होंने एंटर किया तो उनको भी उसने उड़ा दिया। ठीक है, तो आपकी जो आप दूसरी एंट्री होनी चाहिए थी बेसिकली यहाँ पे, तो वो एंट्री आपकी एटलीस्ट लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद होनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एंट्री ली, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपकी एंट्री जो है वो होनी चाहिए थी, पहले नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस के ऊपर हमें एंट्री जो है वो लेनी चाहिए, और सप्लाई एंड डिमांड जो है अगर आप इसकी बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही उसने मिटिगेट किया और आप फौरन से जो है वो एंट्री ले लें। तो हो सकता है कि आप 10 में से जो है वो 4 बार 5 बार जो है या 6 बार भी आप जो है वो मतलब आप सक्सेस में जो है वो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट जब 4 बार आपको हिट करेगा तो वो आपको काफी पेनफुल रहेगा आपके लिए। तो ये सीन है ओवरऑल। सो भाई लोग अगर आप यहाँ पे ये देखें, एक चीज और नोट करें, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे पूरी तरह से बायर्स को ट्रैप करने के बाद, पूरी तरह से बायर्स को ट्रैप करने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करके फिर जो है वो एक कितना स्ट्रांग जो है वो मूव दिया है यहाँ से, एंड ये ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, आप ये जो चीज है ये यहाँ से इसी की जो सपोर्ट जोन था इधर से ही जो है वो वापस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी जितने भी बायर्स रिटेल बायर्स बैठे थे उसको वो उड़ा चुकी है। ठीक है, तो ये सीन है भाई। और ओवरऑल ये सप्लाई एंड डिमांड का जो है सिनेरियो वो मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर हम ये अज्यूम करें कि ये इस डिमांड जोन पे आके मिटिगेट करता है कल को प्राइस, ठीक है, तो आपने झट से एंट्री नहीं लेना, जैसे ही वो उसको मिटिगेट करे या जैसे ही वो पहली उसके नीचे जाके ऊपर क्लोज हो तो आप वहां पे स्कैल्प कर सकते हैं। हाँ यस, आप स्कैल्प कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं एंड वहां पे स्कैल्प कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग एंट्री जो है वो वहां पे प्लान नहीं करें। तो आप फिर मजीद वेट करेंगे, जैसे ही वो इसको टच करके ऊपर जाएगा तो वो मजीद लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आएगा, और ज्यादातर मोस्ट केसेस में ऐसे ही होता है। अगर कोई एक दो केस में ऐसे नहीं होता तो उस ट्रेड को आप ना लें। ठीक है, तो दोबारा जब वो वापस यहाँ पे लिक्विडिटी अगेन ग्रैब करेगा तो देन हम एंट्री जो है वो लेंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है भाई लोग। और सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। काइंडली जो है वो चैनल मेरा न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।